हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मैं आज आपके लिए हमारी क्लास 12th के डिज़ाइन का थर्ड चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था वुड इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या हार्मफुल इंडस्ट्री में होता है और वर्कर्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए अपना, और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, तो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज का क्वेश्चन है कि जो सूरत में डेथ हुई थी, सूरत गुजरात में 2014 से लेकर 16 तक 2 सालों में, तो वो केसेस थे डेथ के कि नेक्स्ट पेशेंट और क्या कारण रहे हैं उनके, ये पूछा है इन्होंने। तो इन्फेक्शन और फेल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से कुछ गिर जाने पर, मशीन की वजह से कुछ चोटें लगी हो मशीन चलाते वक्त, या फिर मशीन के द्वारा कोई। नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल हैंडलिंग। अगर आप कोई जो भी मटेरियल है वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उस मटेरियल में काम करते वक्त आपको चोट लगी हो सकती है, आपकी उस वजह से डेथ हुई होगी। तो वो सारे कारण हैं इसमें। फाइबर और कॉटन डस्ट, इरिटेशन, जो भी प्रॉब्लम्स लंग्स वगैरह में, उनकी वजह से लंबे टाइम तक रहने के बाद फिर डेथ हुई हो सकती है 2014 से लेकर 16 के बीच। तो ये थे हमारे सूरत गुजरात में कौन कौन से इन्हेलेशन और डेथ केस थे। अब आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस हेल्थ हैज़र्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड गिनिंग यूनिट। प्रोडक्शन एंड गिनिंग यूनिट में हमें एक्सप्लेन करना है कि हेल्थ क्या क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ और हैज़र्ड में। ठीक है, तो आपको एकदम पूरा मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ, आपको पूरा, अगर इसमें कोई वो नहीं है इंग्लिश में भी अगर आपने थोड़ा बहुत मिक्स करके लिख दिया तो उसमें वेरियस हेल्थ हैज़र्ड, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है एसोसिएटेड प्रोडक्ट गिनिंग, जब गिनिंग यूनिट में है। तो वो प्रॉब्लम्स होती है कि जब कॉटन में से धूल, कण, मिट्टी और सीड पार्टिकल्स, पत्ते वगैरह, बीज को अलग किया जाता है कॉटन में से, तो उसको गिनिंग यूनिट में हम शामिल करते हैं। तो उसमें जब हम उसको अलग कर रहे होते हैं तो एक पोजीशन में बैठे होते हैं, ठीक है, नीचे बैठे होते हैं वर्कर्स। तो जब वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो उनकी एक ही पोजीशन होती है। फिज़िकली उनकी इंजरीज़ हो सकती है, फिज़िकली प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें, उनके बैक पेन या फिंगर्स में या आइज़ में, आर्म में, शोल्डर में, लेग में और हेड में, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उन्हें। नेक्स्ट हमने देखा है कि एक्सप्लेन वेरियस हेल्थ हैज़र्ड एसोसिएटेड विद यार्न मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आता है हमारा यार्न मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से हेल्थ हैज़र्ड है। चलो मैं आपको इसमें थोड़ा हिंदी में बताऊं। कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम होती है यार्न मैन्युफैक्चरिंग, जब धागा बन रहा होता है ना, तो जब वो बहुत ही स्पीड में होती है, वो मशीनरी जिस मशीन में स्पिनिंग होके फिर फाइबर यार्न बन रहा होता है, तो वो बहुत स्पीड में होती है। जब वो होती है तो उसकी बहुत ही नॉइज़ पोल्यूशन, वो स्पीड जो होती है उस स्पीड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि बहुत शोर आता है उससे, तो उस वजह से जो वर्कर्स हैं उनके कान में प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये बात याद कर लो, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 106, ठीक है। नेक्स्ट आता है एट द टाइम स्पिनिंग। जब स्पिनिंग यानी कि कॉटन से स्पिनिंग बनाई जा रही है, स्पिनिंग ट्विस्ट देकर फाइबर बनाया जा रहा है, तो जब वो डस्ट को रिलीज़ कर रहे होते हैं, डस्ट को अलग कर देते हैं ना, डस्ट साफ़ होएगी तब जाकर ही स्पिनिंग होएगी ना, तो उसकी कंटिन्यूसली इनहेलेशन होती है, उसकी जो
डस्ट को अलग करते वक्त जो भी एनवायरनमेंट में ये उनके आसपास जितनी भी इन्हेलेशन होती है, आपको उससे ऐसे आपके एकदम मुंह में वो चीज़ सांसों के द्वारा चढ़ जाती है, ठीक है, उसके धूल के कारण। उसकी वजह से आपको लंग्स में या फिर आपको अगर वो लंबे समय तक रही प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिज़ीज़, जैसे कि डेथ भी हो सकती है किसी की शायद। एंड डस्ट लंग्स और डिज़ीज़ में जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको टाइटली आपके चेस्ट में पेन या वगैरह, तो हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। वैसे हार्ट अटैक तो शोर की वजह से आ सकता है ना, ठीक है, तो और खांसी, ये सारी कुछ शॉर्ट टर्म ब्रीथ आपकी सांसें भी काफ़ी बार आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 107। इसमें हम देखते हैं एक्सप्लेन वेरियस हेल्थ हैज़र्ड सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक यूनिट में हमने बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड सिंथेटिक जब यानी कि जो मानव निर्मित हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, सिंथेटिक फाइबर, मानव निर्मित धागा। तो पहले तो नेचुरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी, ठीक है, लेकिन जब हम सिंथेटिक बना रहे हैं केमिकल मिक्स कर करके, तो उससे केमिकली हमें बहुत इफ़ेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज किया जाता है। आपको डाई मिलती है अलग अलग, जैसे कलरफुल डाइस, ठीक है, तो नेचुरल डाइस में तो इतने कलरफुल नहीं आता ना, अलग अलग कलरफुल अलग अलग शेड निकाले जाते हैं। तो ये सारे सिंथेटिक डाई और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रेशे, जो भी अलग अलग सिंथेटिक यान, अलग अलग तरह के कलरफुल रेशे भी बनाए जाते हैं। और जब वो ऐसा होता है, अगर वो पहले से ही सिंथेटिक यान या फाइबर बना रहे होते तो उन्हें ये तो केमिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, और केमिकल वहाँ पर सिंथेटिक ऐसा ना हो कि जो सिंथेटिक हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल, ठीक है, वो एनवायरनमेंट पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अब जो पहले यूज़ किया जा रहा है डाई को, ठीक है, फिर नेक्स्ट उसे हम एनवायरनमेंट में थ्रो कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स को, मृदा, माटी जो भी होती है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस पर दोबारा कुछ उगेगा नहीं, वो उसका कलर, हर चीज़, वो मृदा की उर्वरकता कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डाइंग वैसे नेक्स्ट था, तो हमने इसमें दोनों में सेम कर दिया, वैसे सेम है, सिंथेटिक फाइबर और डाई। पहले फाइबर फिर डाई किया जाता है हमें कपड़ों के ऊपर, ठीक है, तो ये भी सिंथेटिकली। अगर हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन वेरियस हेल्थ हैज़र्ड एसोसिएटेड विद डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब डाइंग और प्रिंटिंग जो यूनिट है ना, वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देखो, पहले तो आपको सिंथेटिक फाइबर बना दिया, ठीक है, अब उस पर आपको यहाँ पर स्पिनिंग वगैरह हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये करना है कि डाई उस पर एक जो सॉल्यूवेंट है उसका, वो केमिकली रहने वाला होता है, उसको प्रोसीज फायर हैज़र्ड। कुछ ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप उसे ज़्यादा फायर, आग भी लग सकती है उससे, ठीक है, फायर हैज़र्ड। और वर्कर्स स्टील डेंजरस लेवल क्लोरीन। अगर वर्कर्स ने ज़्यादा क्लोरीन की मात्रा यूज़ की है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है वर्कर्स को ही। अब देखो, इन्वायरमेंट तो होता ही है इफ़ेक्ट, लेकिन जो वर्कर्स है उनको भी ज़्यादा उसी में इफ़ेक्ट हो जाता है, उनके लिए भी डेंजरस हो जाता है, उनके लंग्स में एडिमा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा यूज़ ऑर्गेनिक सॉल्यूवेंट। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूवेंट है हमारी स्किन को हार्म कर सकता है, ठीक है। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जलन वगैरह, ठीक है। अब आता है आपका 109। तो हमें ये थे रोकथाम के उपाय, तुम कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि ये ना लगे मैं इंग्लिश में ही बस नोट्स है तो इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, ठीक है। डाई और केमिकली इफ़ेक्ट होता है उसमें, हमारे डाई में। नेक्स्ट था हमारा, अब इसमें कहा है एक्सप्लेन वेरियस रेमीडियस और प्रिवेंशन मेजर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टेक्सटाइल यूनिट एजेंट विथ हेल्थ हैज़र्ड। 109वां हिंदी में बताते मैं तुम्हें। आपातकालीन योजना के कोई 2 महत्वपूर्ण चरण लिखिए। अब जो आपातकालीन इमरजेंसी की अगर स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कोई 2 कारण लिखिए जिसमें आप किस स्टेबल पोजीशन में आप खुद को और जो जगह है उसको ठीक रख सको, है ना। तो वो आपातकालीन स्थिति के चरण बताने हमें 2। तो 2 मार्क का हो सकता है आपका 2 बताओगे, 3 बनाने 3 बताओगे 3 मार्क का। इसमें आएंगे आपके उपयोगी निर्माण संयंत्र में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कार्य। अब देखो जो आपातकालीन स्थिति है उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो उसके लिए। तो पहला है प्रिवेंशन रेमेडीज इंक्लूड्स, बहुत सारे जो दिए गए आपातकालीन योजना के लिए जो कर्मचारी है और बाहरी आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना, यानी कि इमरजेंसी वगैरह बुला लेनी है, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्लिश में शायद नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन था, चलो मैंने हिंदी में तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है इसका कर्मचारी और बाहरी आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना। बाहर के जो भी लोग हैं आपकी जो हेल्प कर सकते हैं उन्हें बताओ, और जो कर्मचारी है उनको भी ये पता होना चाहिए और वो दूसरों को सूचित करे ताकि वो भी बच सके और वहाँ भी कुछ बचा हो। फिर आता है आपकी योजना के प्रमुख तत्व। प्रशिक्षण के आपातकालीन ड्रिल होने चाहिए, यानी कि ड्रिल होता है ऐसे अलार्म वगैरह होना चाहिए जहाँ पर अगर जैसे कुछ भी कहीं आग लग जाती है तो एकदम से अलार्म बजने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपातकालीन स्थिति में भी अलार्म या ड्रिल कहते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में, तो वो ड्रिल होनी चाहिए ताकि जो बाकी वर्कर्स हैं उन्हें ये पता चल सके कि कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उन्हें स्टेबल रहना है, उससे बाहर निकलने की कुछ योजना बनानी है, ठीक है। इससे स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए, यानी कि सही रूप में लोगों को पता चले कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये आपातकालीन योजना बनाने के चरण की सूचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन योजना बनाने की चरण की सूचना किन किन चरणों, यानी कि कौन कौन से जो टाइप है इमरजेंसी को बनाने के, वो है पहला एक योजना टीम को इकट्ठा करो, है ना। एक योजना टीम होनी चाहिए। योजना यानी कि तुम्हें वो संपर्क दे सके, ठीक है, सूचना दे सके। तो एक योजना टीम होनी चाहिए, उसे इकट्ठा करो कहा इन्होंने। सेकंड है क्षमताओं और कर्मचारियों का विश्लेषण करें। जितनी भी आप में जो भी क्षमताएं हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनको बता सको, ठीक है, विश्लेषण करो। इसमें नेक्स्ट है तीसरा, कर्मचारी को पूरी तरह से प्रशिक्षित, यानी कि जो कर्मचारी उसे पूरी तरह से डिटेल्ड दे देनी है कि तुम्हें
अगर आपातकालीन स्थिति में कुछ हो जाए तो किस तरीके से तुम्हें खुद को बचाना है, किस तरीके से बाकियों को बचाना है, कहाँ से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी बातें तुम्हें पहले से ट्रेनिंग में बतानी होगी। वो एक टीम होनी चाहिए जो इकट्ठा कर सके लोगों को, ठीक है, उन्हें बता सके, उन्हें संपर्क कर सके। नेक्स्ट है कि सही सूचना नहीं, सही सुरक्षा होनी चाहिए। सही तरीके से सुरक्षा, ये नहीं कि तुम अपनी सुरक्षा देख रहे हो, भागे दौड़ भाग में मर गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। आपात स्थिति से निपटने के लिए विनिर्माण संयंत्र में मौजूद कर्मियों की सूचना बनाएं। अब जो आपात स्थिति है, यानी कि इमरजेंसी जो टाइम है, उस टाइम आप निर्माण संपन्न संयंत्र, यानी कि आप उसको स्टेबल कर सको, सही रख सको, ऐसी कोई कमियों की सूचना बनानी है आपने, ठीक है। उन कमियों को, तो पहला है तो पहला है मेडिकल रिस्पांस टीम होनी चाहिए, जो कि अगर कुछ आपातकालीन में किसी को कुछ हो गया तो वो मेडिकल टीम ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा है जन सूचना अधिकार, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए, उनको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए अपनी बात रख सके, ठीक है, जन सूचना अधिकार। तीसरा है फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, अगर आग वगैरह लगी तो बुझा सके, ठीक है। फायर ब्रिगेड भी दो तरह की होती है। अगर आपको कहीं मान लो इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आप उसमें पानी से उसको नहीं बुझा सकते, ठीक है। मिट्टी, रेत वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप, जो अलग फायर ब्रिगेड होते हैं, ठीक है, ऐसे आपको हर वहाँ पर जगह पर हो सकती है। तो सिक्स्थ है हमारा, सिक्स नहीं, और है खतरनाक सामग्री टीम, यानी कि एक टीम होनी चाहिए जो ये डिसाइड कर सके, ठीक है, सारी बातें। पांचवा है सुरक्षा को बहुत ध्यान में रखना होता है। सिक्स्थ है निकासी दल, इनमें से जो भी मैंने बताया 6 पॉइंट, इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हो तुम, ठीक है। 112वां इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम। वेंटिलेशन शुड बी हियर, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंट स्टेप इमरजेंसी प्लान था, ठीक है। यूज स्टील इमरजेंसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पुट द इमरजेंसी प्लान इनटू रिटर्न, इन्फॉर्म स्टाफ को इन्फॉर्म होनी चाहिए, आउटसाइड इमरजेंसी सर्विसेज को भी, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा हिंदी में थोड़ा समझना ना थोड़ा मुश्किल होता है, तुम भी जो आंसर तुम लिखना चाहोगे उसे दोनों भाषाओं में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है। और है कि एलिमेंट ऑफ प्लान शुड बी ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। चलो, ये हमने हिंदी में कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके स्टेप थे असेंबली, प्लानिंग टीम, एनालाइज, कैपिटल वीकनेस, और थ्रोली ट्रेनर employer having the right protections, list personnel that should be present in a manufacturing plant to deal with emergency, किस तरीके से जो पर्सनल प्रेजेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ डील की जा सके। इसमें है मैट्रिक्स ग्रिड, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लिखता है
ये हो गया हमारा, हाँ हिंदी में हो गया। ये आपात स्थिति से निपटने के लिए थे, तो मेडिकल टीम वगैरह है ना, और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फायर ब्रिगेड, हैज़र्ड मटेरियल टीम और सिक्योरिटी एवोकेशन टीम। ठीक है, एवोकेशन टीम है निकासी दल। लिस्ट द facility that should be present in a manufacturing plant। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी डीलिंग कैसे हो, ठीक है, विद इमरजेंसी के समय में। फैसिलिटीज़ दैट शुड बी प्रेजेंट आर फर्स्ट एड मेडिकल स्टेशन होना चाहिए, सैनिटेशन रूम यानी कि वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी होनी चाहिए, ठीक है, चिकित्सा शेल्टर एरिया होना चाहिए जहाँ पर कोई किसी को थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसे रखा जा सके। शेल्टर एरिया होता है जैसे एक रूम जहाँ पर कुछ लोगों को या फिर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रखी है उन्हें रखा जा सके, शेल्टर एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ऑपरेटिंग एरिया। इमरजेंसी ऑपरेटिंग एरिया होना चाहिए, आपातकालीन परिचित क्षेत्र कहते हैं हिंदी में से। और शेल्टर एरिया को आश्रय क्षेत्र, ठीक है। पांचवा है मीडिया ब्रीफिंग होनी चाहिए। मीडिया के लिए अगर आपको जो भी वहाँ पर आपातकालीन घटना हुई है उसके लिए एक रूम होना चाहिए, मीडिया ब्रीफिंग एरिया होना चाहिए, यानी कि मीडिया के साथ मतलब जो मीडिया आई है उसके साथ डिस्कस करते हैं जो भी वहाँ के बॉस वगैरह, इंचार्ज वगैरह, मैनेजर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको 14th, ठीक है, क्वेश्चन जो कि व्हाट आर द पॉइंट विच मैटर्स मोस्ट मैट्रिक, जो हमारे मैट्रिक ग्रेड्स हैं। तो मैट्रिक ग्रेड है कि बिंदुओं से सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इनमें इन्होंने पूछा है कि मैट्रिक्स ग्रेड से मतलब ऐसे कुछ पॉइंट बताओ जो सबसे ज़्यादा मेन है, मैटर करते हैं। तो उसमें कंसाइडेंट एंड कंफर्टेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके संगठन में सुसंगत और सहज, मतलब एक संगठन होना चाहिए आपके साथ में और सुसंगत और सहजता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंफर्टेबल हो, ठीक है। इजी टू यूज़, उसका उपयोग करने में आसान हो। नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, preserve historical significance and used in training, organization, safety, professionals as well as department heads। मतलब है कि जो ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए बार बार नहीं बदलना पड़ता, यानी कि उस जो मैट्रिक ग्रेड है तुम्हें पता है ना, रिस्क मैट्रिक ग्रेड जो है वो हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी होती है कि कितनी यहाँ पर लोगों की मतलब अगर कोई आपातकालीन स्थिति या फिर ऐसा कुछ हो जाता है तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कितना लोग उससे बच सकते हैं, ठीक है, ये सारी बातें होती है उसमें। तो उन्होंने कहा कि उसका जो मैप वो रिस्क ग्रेड है, ठीक है, मैट्रिक ग्रेड, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐतिहासिक रूप पर पहले जितना हिस्ट्री में मतलब पुराने तौर पर जितना उससे पहले से बनाया रखा है उतना ही होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर क्या क्या
कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संगठन सुरक्षा पेशेवरों के साथ साथ विभाग है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी और प्रोफेशनल जो डिपार्टमेंट को कहते हैं हम हिंदी में विभाग। ठीक है, विभाग प्रमुख और प्रक्रिया के मौलिक रूप के प्रशिक्षण में उपयोग किए जाते हैं। आप इनमें से कोई से भी 2 बता सकते हो और आपको उसका 2 मार्क आए तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिज़ाइनर के रूप में आप डिज़ाइन क्या बना सकते हैं। अब जो डिज़ाइनर है, सॉरी आपके अब नहीं आएगा शायद चैप्टर में, एज वेल एज डिज़ाइनर कैन क्रिएट इन डिज़ाइन। अच्छा, ये जो हमारा 4th चैप्टर है, ये इतने हो गए हमारे। 4th चैप्टर में हमारे इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वगैरह का आता है ना। तो इन डिज़ाइन में है, एज अ डिज़ाइनर व्हाट ऑल कैन यू क्रिएट डिज़ाइन। जो इन डिज़ाइनर है ना, इन डिज़ाइन में क्या हम सभी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइनर सभी डिज़ाइन कर सकता है क्रिएट। उसमें आंसर हम कहेंगे जो इन डिज़ाइनर है ना, हिंदी में अगर आप कहेंगे तो इन डिज़ाइनर को प्रकाशन के लिए बनाया जाता है। मेड अप पब्लिशिंग, प्रकाशन होता है पब्लिश करने के लिए। ठीक है, आइडली आदर्श रूप से प्रदान की गई परियोजनाएं, समाचार पत्र, पोस्टर, अन्य विपणन सामग्री जैसे पत्रिकाएं, ब्रोशर, पुस्तिकाएं आदि हैं। अब इन्होंने कहा है, अगर जो प्रोजेक्ट माने हम इन डिज़ाइन में क्या आता है, तो वो रेंडमली न्यूज़पेपर वगैरह, पोस्टर, एनी अदर मार्केटिंग मटेरियल, जो भी मार्केटिंग मटेरियल मैगज़ीन वगैरह है, ब्रोचर्स है, बुकलेट्स है, ये सारे आते हैं इन डिज़ाइन में। ओके, सो तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब जो सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो उत्पाद के कुछ प्रमुख गुणों का नाम बताइए। जो, अच्छा ये हिंदी में कुछ और है, सॉरी। चलो, वन कैन सिलेक्ट एंड एंटर ऑब्जेक्ट, हम सिलेक्ट करते हैं ना। इन्होंने कहा है कि जो सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन, एक तो डायरेक्ट सिलेक्शन में आ गया हमारा कि हम जब सिलेक्ट करते हैं तो हम एंटर करते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे शेप है, टेक्स्ट है, इमेज है, ये सारे आ जाते हैं सिलेक्शन टूल में। ठीक है, वेयर्स कैन वी रिसाइज, अगर हम इसे रिसाइज या मूव सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, वो सिलेक्टेड हो जाएगा, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेम सम की क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ स्पेरिटली डिज़ाइंड फॉर चिल्ड्रन। जो, अब इन्होंने कहा है, जो मैं पढ़ रही थी, उत्पाद के कुछ प्रमुख गुणों का नाम बताइए जो बच्चों के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो बच्चों के लिए ना अलग से जो क्या कहें इंग्लिश मीडियम में, क्वालिटीज़ बतानी है ना हमें, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर चिल्ड्रन, मतलब स्पेशली जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, हमारे जैसे गेम वगैरह, ये सारे बच्चों के लिए अलग से। कैसे, चिल्ड्रन हैव कैटेगराइज, हम कहेंगे आंसर देंगे इसका, चिल्ड्रन हैव कैटेगराइज्ड
लाइव लाइन्स, ठीक है, इमोशंस, इमेजिनेशन और थ्रस्ट नॉलेज। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे लेंगे, लाइव लाइन्स है उन्हें लेंगे, इमोशंस, इमेजिनेशंस, थ्रस्ट और थोड़ी नॉलेज से हम मैनी एंटरप्राइज फोकस ऑन चिल्ड्रन नीड, जो बच्चों की बेसिक नीड है ना, ज़रूरत है, उसको किस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि उसे हम कैसे रिसर्च करेंगे, उसे डेवलप कैसे करेंगे, जो बच्चे जैसे बच्चों को जो चाहिए वही हम बनाएं, ठीक है। अगर हम जो बनाया जा रहा है डिज़ाइन वो अगर बच्चों को पसंद नहीं है तो वो नहीं होगा। कैटेगराइज उनकी लाइवनेस, इमोशन और इमेजिनेशन से बनाने कि बच्चे कितना कैसा सोचते हैं। बच्चों में जीवांतन, अनुकरण, कल्पना और ज्ञान की प्यास के गुण होते हैं, ये कहा इन्होंने, ठीक है। ये याद रखना है हमें, इन्होंने गुण पूछे तो क्वालिटीज़। कई उद्यम उत्पाद, अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी, शुरुआती और बिंदु के रूप में बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। अब है बुजुर्ग आँखें, ठीक है, 17वां है हमारा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है।